दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमें कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला, यानी जो क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग पर ही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बड़े फंड हाउस की खरीदारी नहीं होना। यहाँ पे आप देख सकते हो चाहे एफआई हो या डीआई, किसी की तरफ से फिलहाल सुजलॉन में खरीदारी नहीं हो रही है और इस समय वेट एंड वॉच किया जा रहा है, क्योंकि बाजार को भी सेटल होने देने की संभावना देख रहे हैं आगे क्या संभावना बन रही है। और ऐसे में अगर आप देखें तो जितने भी पेनी स्टॉक है उनमें कोई तेजी बन नहीं पा रही है, वो काफ़ी समय से आपको इसी जगह पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही यहाँ पे फिर से तेजी की संभावना बनेगी। पिछली बार जिन्होंने भी निवेश किया था वो इस समय अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे दबाव बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये सिचुएशन जल्दी ही चेंज होने वाली है। यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। इसके पीछे है एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो निकल के आ रही है, इशारा करिए कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में सुजलॉन में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि आपको पता होगा सुजलॉन एक समय 400 के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक था, लेकिन जो गिरावट का दौर शुरू हुआ तो ये 1 रुपीज़ के आसपास आ गया। अभी फिलहाल ये 8 रुपीज़ के आसपास है। वैसे अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में कोविड काल के बाद में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया भी है। वैसे ये 13 तक जाके आया था, अभी ये फिलहाल अपने करेक्शन के मोड में और इस बार रिजल्ट भी दिखा है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है Q2 का। उससे बात समझ में आ रही है कि सुजलॉन बिल्कुल पटरी पे आ रही है। इन्होंने अपने डेट को भी लगभग कम किया है, पिछले 1.5-2 साल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा डेट कम हो गया। लगातार कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, एक तरह से आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने की तैयारी कर रही है। और अगर सुजलॉन के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप की तरफ से इनको लगातार ऑर्डर मिल रहे, चाहे अदानी ग्रुप हो चाहे आदित्य बिरला ग्रुप हो, लगातार ऑर्डर मिल रहे। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय यहाँ पे सिचुएशन बदलती हुई दिखाई देगी। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यू पे इस समय मिल रहा है। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते। तो स्टॉक की शुरुआत 8.25 पर ही हुई और लो बना 8.10 का, दिन का हाई 8.30 का है। यानी आप देख सकते हो कि जहाँ पे शुरुआत हुई वहीं पर क्लोजिंग हुई। 8.25 पर ही इसने स्टॉक ने शुरुआत की थी और क्लोजिंग भी वहीं पर हुई है। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक ज़्यादा करके स्टेबल हो चुका है इस समय। इसके वॉल्यूम को अगर आप देखें तो ये आपको समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पे वॉल्यूम में भी काफ़ी कमी है। पिछले 1 महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 5 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में काफ़ी कमी है। इसका मतलब यहाँ पे इस समय बड़े फंड हाउस बिल्कुल एक्टिव नहीं है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे मंडे को एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है, ये यूएन क्लाइमेट समिट इजिप्ट से निकल कर आई है, जो कह रही है कि एटलीस्ट 3 टॉप 4 ग्रीन हाउसेज जो गैस का जो पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं इसमें, जिसमें चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, ये आने वाले समय में क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में आगे बढ़ सकते हैं। यानी 4 बड़ी कंट्रीज में से 3 कंट्री है जो आने वाले समय में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। उन कंपनियों के आगे जो बढ़ने की जो प्लान्स है उसको देख के लग रहा है कि आने वाले समय डेफिनेटली वो उस गोल को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो जो टोटल जो पॉल्यूशन हो रहा है, यानी ये जो टॉप 4 जो कंट्रीज़ है 2021 की तरफ से अगर देखें तो जो इनका पॉल्यूशन में जो हिस्सा है, जो यानी CO2 एमिटर्स है, उसमें चाइना का जो परसेंटेज है वो 31% है। इसके बाद में US है जो 14% इसमें योगदान है और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का 8% और इंडिया का 7% है। तो ये टोटल जो ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट बनाई है 2022 की, उसमें यहाँ पे इतना सारा जो है CO2 का एमिटर्स हो रहा है। अब इसको देख सकते हो कि आने वाले समय इसमें कमी आ सकती है। बहुत सारी जो कंट्रीज है लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल अगर आप देखें तो विंड एनर्जी और सोलर पावर के माध्यम से जिस तरह से ऊर्जा का निर्माण होता है वो काफ़ी सस्ता भी पड़ रहा है और इस वजह से ये कंट्री अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर चुकी है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसकी और धीरे धीरे इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, जिस वजह से ये जो टारगेट है इसको ईजिली अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो सबसे जो बड़ा जो यहाँ पे बेनिफिट ये हो रहा है कि EV व्हीकल का सेल लगातार बढ़ रहा है और सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का जरिया वो व्हीकल ही है। और ऐसे में सारे के सारे व्हीकल अगर EV के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे तो आने वाले समय ऑलरेडी इसमें एक बहुत बड़ा पोल्यूशन में है जो कमी आ सकती है। और इसीलिए आने वाले समय में ये जो कंट्रीज है, ये 3 कंट्रीज इस योगदान में आगे बढ़ सकते हैं और इसका जो नतीजा अच्छा देखने को मिल सकता है आने वाले समय, ये रिपोर्ट कह रही है। इंडिया ने अपना जो गोल सेट किया 2030 तक, वो 50% जो भी है ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। यानी जो नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स का जो हिस्सा होगा वो 50% तक लेके जाने वाले। और इसकी वजह से 2005 के लेवल के हिसाब से देखें तो 45% जो भी कार्बन का जो पोल्यूशन है उसमें कमी लाएगा इंडिया। तो अपने जो अचीवमेंट ये किया जा सकता है और जो उन्होंने अपना गोल सेट किया उसको पूरा किया जा सकता है, ये रिपोर्ट कह रही है। और दूसरी तरफ देखें तो एक पार्टनरशिप जो इंडिया और जर्मनी के बीच हुई है जो 2022 में की गई है और इसकी वजह से देखें तो आने वाले समय में यहाँ पे कम से कम
10.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और इसकी वजह से जो इंडिया का जो गोल है 2030 तक 5 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का, वो पूरा किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट जो कह कर आ रही है कि आने वाले समय में इस ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है और इंडिया भी इसमें अपने योगदान दे सकता है। और ऐसे में अगर आप देखें तो इसका फ़ायदा सुजलॉन को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सुजलॉन नंबर 1 कंपनी है। तो जितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलने वाला है। और वैसे भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और आप देख सकते हो ई रिजर्व जो बिड ऑक्शन पॉलिसी है उसको भी बदला जा रहा है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले जो सुजलॉन का जो भी कर्ज था वो भी सरकार ने वो सारा अपनी सरकारी 2 कंपनियों को दे दिया है, उसका ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि सुजलॉन को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन में तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे अगर हम इसके फंडामेंटल भी देखें तो इस समय काफ़ी ठीक ठाक ही लग रहे। आप देख सकते हो मार्केट कैप 10,202 करोड़ रुपीज़ का है सुजलॉन का। अर्निंग पर शेयर ईपीएस देखें तो इसका 1.46 का है। अर्निंग टू प्राइस पी रेशियो इसका 5.60 का है। बुक वैल्यू पर शेयर इसकी 2.85 की है। और प्राइस बुक एमआरपी इसका 2.87 का है। और प्राइस अर्निंग टीटीएम अगर देखें तो 5.019 निकल के आ रहा है। इसका आरओसी फिलहाल -22.97 है। और इसका पीएटी मार्जिन -22.59 है। और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल इतने खास नहीं अभी फिलहाल वीक है, लेकिन आने वाले समय फंडामेंटल में आपको अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। कंपनी अंदर से मजबूत होने लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके रिजल्ट में आपको दिखाई देगा जो कंपनी लगातार लॉस में थी उसमें लॉस में कमी आई है। 2019 की बात करें तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू 5.14 करोड़ रुपीज़ का था और कंपनी को 1.53 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2020 में ये रिवेन्यू घट के 3,000 करोड़ रुपये तक आ गया और इनका लॉस बढ़ के 2.64 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुँच गया। 2021 में फिर से सिनेरियो चेंज हुआ, रिवेन्यू बढ़ के 4.19 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और कंपनी को पहली बार 0.10 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2020 में फिर से कंपनी को थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन रिवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। आप देख सकते हो पिछले 2019 के बाद सबसे शानदार 6.69 थाउजेंड करोड़ का रिवेन्यू मिला है और इनको 0.20 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से हमने फिर से शानदार प्रॉफिट देखा है। इस हिसाब से अगर देखें तो सुजलॉन भी से पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय सुजलॉन में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में सुजलॉन का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 5 साल में सुजलॉन ने 9.24% का निगेटिव रिटर्न जरूर दिया है, लेकिन आप देख सकते हो कि 3 ईयर के हिसाब से इसने 51% का ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान अगर हम देखें तो बीएसई मिड कैप मात्र 20% का ही पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है और बीएसई इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 18% का पॉजिटिव रिटर्न देखा है। तो यहाँ पे पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे विनर आपको सुजलॉन दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से भी देखें तो सुजलॉन ने 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई इंफ्रास्ट्रक्चर ने 4.92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जबकि बीएसई मिड कैप ने 3.30% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो 18.28% का शानदार रिटर्न दिया है सुजलॉन ने। इस दौरान बीएसई इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें 4.28% की तेज़ी देखने को मिली और बीएसई मिड कैप में 2.96% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर भी देख सकते हो 3 मंथ के हिसाब से सबसे शानदार प्रदर्शन सुजलॉन का ही है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 22.39% का हमने शानदार रिटर्न देखा। इस दौरान बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 8.34% की तेज़ी बताई है और बीएसई मिड कैप ने 3.19% की तेज़ी बताई है। तो यहाँ पर भी आपको विनर बिल्कुल सुजलॉन दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से जरूर यहाँ पे 12.45% की गिरावट है। कुल मिला के पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है सुजलॉन और आने वाले समय डेफिनेटली एक और नई तेज़ी आ सकती है। तो ऐसे में आपको बिना डरे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय सुजलॉन में आपको बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा, एक तरफा तेजी बनेगी तो ये स्टॉक 3 डिजिट में भी जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।